तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहले संसद सत्र में पहुंचे, भाषण दिया, मगर वर्तमान और भविष्य के प्लान नहीं बताए, बल्कि इमरजेंसी की याद दिलाई, भूतकाल की। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। मोदी का बार बार इमरजेंसी को याद करना कितना न्याय संगत है। घोषित इमरजेंसी के बहाने अघोषित इमरजेंसी को छुपाने की कोशिश कौन कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, इसीलिए जवाब देने के लिए हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इमरजेंसी में क्या होता है? नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, मीडिया को कब्जे में ले लिया जाता है और सर्वे सर्वा सरकार ही बन जाती है। सुना सुना सा लग रहा है ना? वीडियो पूरा देखिए। इमरजेंसी के तार इंदिरा गांधी से शुरू होकर के 50 साल बाद तक जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा आपको। इंदिरा गांधी अगर आज होती तो सीख लेती कि बिना घोषणा किए इमरजेंसी कैसे लगाते हैं, बिना खुद को तानाशाह कहे तानाशाही कैसे करते हैं। इमरजेंसी देश के लोकतंत्र पर वो काला धब्बा है जो कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाला। 25 जून 1975 आधी रात को घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा दिया है। क्यों लगाया आपातकाल, ये हम संक्षेप में समझ लेते हैं। इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास से सीख नहीं लेंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा जरूर। इमरजेंसी पर तो कांग्रेस ने माफी मांग लिया है, लेकिन भाजपा के लिए देश का ये कटु अनुभव इतना प्रिय क्यों है? खैर, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इमरजेंसी को समझ लेते हैं। क्यों लगी थी इमरजेंसी? क्योंकि इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में आ गई थी। 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। इस चुनाव में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीती थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और फिर यहीं से शुरू हो जाता है देश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर। हाईकोर्ट ने इस मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने का रास्ता तो साफ कर दिया, मगर संसद में वोटिंग का अधिकार छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से मना कर दिया। एक तरफ न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी की सत्ता को खतरे में डाल दिया, दूसरी तरफ बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने दिनकर की कविता को अपने आंदोलन का नारा बनाया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग भी इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। सत्ता छोड़ने के कोर्ट के फैसले के बाद और जनता के दबाव ने इंदिरा गांधी को एक बहाना दिया इमरजेंसी लगाने का। 26 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित भी किया और लोगों से ना घबराने की अपील की। ये तो बात रही उस इमरजेंसी की जिसे घोषणा करके इंदिरा गांधी ने लगाया था। ये देश के इतिहास और लोकतंत्र पर धब्बा था, है और रहेगा। मगर उस इमरजेंसी का क्या जो कि चोरी छुपे लगा दी गई है? मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, थोड़े धैर्य के साथ ये पूरा वीडियो आप देखें। फैक्ट्स, खबरों, डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ हम लोकतांत्रिक भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक हरकतें उजागर करेंगे। इमरजेंसी किसी भी लोकतंत्र पर खतरा है और ये खतरा 50 सालों के बाद अब और गहरा होता जा रहा है। दुनिया भारत को अब लोकतंत्र मानने से भी इनकार करने लगी है। लोकतांत्रिक देशों की रैंकिंग में भारत 108वें नंबर पर है। भारत लोकतंत्र की रैंकिंग में इतना गिर गया है कि इसे डेमोक्रेसी से हटा करके इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। रैंकिंग ये भी बताती है कि भारत अब स्वतंत्र देशों की श्रेणी से बाहर होकर के कुछ हद तक स्वतंत्र देश कहलाने लगा है। इस चार्ट को आप देखिए कि कैसे लगातार भारत में लोकतंत्र साल दर साल गर्त में पहुंचा दिया गया।
इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। बोलने की आजादी, प्रतिरोध की आजादी, धरना और आंदोलन करने के अधिकार छिन गए। इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में ये 2 साल के लिए हुआ था, मगर पिछले 10 सालों में भी तो ये आजादी हमसे छीन ली गई है। फिर हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे कह लेते हैं? मोदी सरकार में छात्रों ने विरोध किया तो वो देशद्रोही बना दिए गए, किसानों ने आंदोलन किया तो वो खालिस्तानी कहे गए, मुसलमानों ने विरोध किया तो उन्हें पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। देश में इतने सारे छात्रों पर देशद्रोह और बाकी क्रिमिनल चार्जेस कभी नहीं लगाए गए थे जितने कि पिछले कुछ सालों में लगाए गए हैं। पहले जेएनयू के छात्र और फिर जामिया के छात्र टारगेट किए जाते हैं क्योंकि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस लाइब्रेरी में बैठे हुए छात्रों को घसीट घसीट करके मारती है। 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है। इसमें से कई छात्र नाबालिग थे। कुछ छात्रों को छोड़ा जाता है, बाकियों पर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाते हैं। शर्जील इमाम पर देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है। उमर खालिद जैसे छात्र आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्हें आज भी कोर्ट में सुनवाई का मौका नहीं मिल पा रहा है। देश के किसान जब अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको भी जेलों में ठूस दिया जाता है, आपराधिक चार्जेस लगा दिए जाते हैं। किसान आंदोलन तो याद ही होगा आपको। देश में आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी घोषित कर दिया गया। किसानों पर न केवल मौखिक हमले हुए बल्कि कानूनी हमले भी हुए। आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर हत्या के प्रयास से लेकर के देशद्रोह तक के केस लगाए गए। आंदोलन के दौरान कुल 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, मगर न अफसोस दिखाई देता है और ना ही किसानों को मुआवजा मिलता है। ये हालात इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इस समय लोकतांत्रिक तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एंटी टेरर कानून, यूएपीए और देशद्रोह के कानूनों का किस तरह से मोदी सरकार में दुरुपयोग हुआ है, इससे जुड़े डेटा को जानना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2020 के बीच में 24,134 लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया है। हर साल यूएपीए के तहत जेल में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं, केवल आरोपों के आधार पर ही आपको सालों तक जेल में सड़ना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि 24,134 में से केवल 212 लोगों के ही आरोप सिद्ध हुए। 386 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं बाकी बचे हजारों लोग अभी भी जेलों में बैठे न्याय का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकों के अधिकार छीनने के साथ साथ इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। जो पत्रकार विरोध करता वो जेल में जाता। पत्रकारिता के लिए मुश्किल समय था, मगर पत्रकारिता के लिए तो मुश्किल समय अब भी है। इमरजेंसी के दौरान 263 पत्रकारों को जेल में डाला गया। अब यह संख्या कहीं ज्यादा ही बढ़ गई है। हालात इतने बदतर हैं कि पत्रकारों के लिए जेल में जाना राहत की खबर है, क्योंकि जेल भेजे जाने से पहले पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में पिछले 10 सालों में पत्रकारों की हत्या हुई है, ऐसे में इमरजेंसी के हालात भी पत्रकारिता के लिए अब आसान लगने लगते हैं। रिपोर्ट बताती है कि मई 2019 से 21 के बीच में 256 पत्रकारों पर भारत में हमले हुए हैं। 2021 में रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स ने भारत को पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। जी हां, पत्रकारों के लिए मोस्ट डेंजरस टॉप 5 देशों में यमन, सीरिया, सोमालिया के साथ साथ भारत भी है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम वैसे भी 159वें नंबर पर हैं। पत्रकारिता के लिए सबसे खराब देशों में से एक हैं। आपातकाल का एक नमूना यह भी है कि जब दुनिया भर के देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए थे, तब भारत में बैठी मोदी सरकार पत्रकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोरोना में लॉकडाउन के दौरान कम से कम 55 पत्रकारों पर एफआईआर हुए, समन भेजे गए, नोटिस भेजे गए, उनके साथ मारपीट तक हुई या फिर उनके घरों और ऑफिसों में तोड़फोड़ की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोरोना के दौरान लोगों की तकलीफें दिखा रहे थे जो कि सरकार को पसंद नहीं आई। इमरजेंसी के दौरान भी बीबीसी को परेशान किया गया और मोदी सरकार में भी बीबीसी पर रेड डलवाई गई। कुछ ज्यादा ही समानता हो गई है कि नहीं। 2022 एक ही साल में प्रेस फ्रीडम से जुड़े अधिकारों के 83 वायलेशन सरकार द्वारा किए गए। जनता और मीडिया के साथ साथ इमरजेंसी में विपक्ष को भी खत्म कर दिया गया था। विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवा दिया गया। सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी ही देश की सर्वेसर्वा बन गई।
किसी ने सोचा न था कि ऐसा हो सकता है। इमरजेंसी के बाद भी किसी ने सोचा न था कि ऐसा कभी दोबारा होगा। मगर ये सब तो पिछले 10 सालों में खूब हो रहा है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। पहली बार संसद से विपक्ष के नेताओं का मास सस्पेंशन हुआ। ये सब कुछ होते हुए भी लोकतंत्र मजबूत है। और ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि लोकतांत्रिक एजेंसी का ही इस्तेमाल यहां भी किया गया अपने अलोकतांत्रिक कामों के लिए। ईडी सीबीआई को हथियार बनाया गया विपक्ष को खत्म करने के लिए। साल 2014 से 22 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। और ईडी की तरह ही सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो साल 2014 से लेकर के 22 तक एनडीए की सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टियों के थे, यानी कि 95% नेता विपक्ष के थे। ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि इतिहास को पढ़ना जरूरी है, इतिहास जानना जरूरी है, ताकि इतिहास से सबक सीख सकें। मोदी बार बार इमरजेंसी की याद दिलाते हैं जिसका उन्हें फायदा मिलता है, मगर जो इमरजेंसी अभी भी लागू है उस पर भी तो ध्यान देना जरूरी है, बात करना जरूरी है, प्रतिरोध करना जरूरी है, वरना काफी देर हो जाएगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बता दें। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताएं, और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और आगे भी आप पॉलिटिकल कन्या से ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।